हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि अगर हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम बिट बाय बिट हम कवर करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस में टाइम भी इस वजह से लगेगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप इससे रिलेटेड अगर और कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रीसेंट पेपर जो भी हुआ है वो पेपर है 2023 का यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यूज एंड थ्योरीज इज टर्म्ड एज बिहेवियरल एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, जब आप पेपर 1 पढ़ोगे, जब आप पेपर 1 भी पढ़ते हो, जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो उसके बेसिस पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसी वजह से मैं हमेशा आप सभी को बोलती आई हूँ कि जितना इम्पोर्टेंस पेपर 2 को आप देते हो उतना ही इम्पोर्टेंस पेपर 1 को भी आपको देना है। अगर आप पेपर 2 पे फोकस कर रहे हो, पेपर 1 पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी नेट की एग्जामिनेशन जेआरएफ रुक जाएगा। या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 पे फोकस कर रहे हो, पेपर 2 पे फोकस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है अरे सारा ही तो पढ़ा हुआ है, मुझे सब तो आता है, कॉलेज में यही तो पढ़ा है, तो भी आपके एग्जाम क्लियर नहीं होने वाले हैं। इक्वल इम्पोर्टेंस आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को देनी पड़ेगी, तब जाके आपका एग्जाम जो है क्रैक होगा, जेआरएफ आप ले पाओगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मेटा इथिक्स। ठीक है, हमने क्या बोला? द स्टडी एंड नेचर ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, थ्योरीज। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मॉरल स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हैं, किसी पर्सन के प्रिंसिपल की स्टडी कर रहे हैं, उसूलों की स्टडी कर रहे हैं। अगर उसकी कुछ उसकी बनाई हुई कुछ थ्योरीज है तो उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, मेटा इथिक्स। मेटा इथिक्स के अंदर आता है। मेटा इथिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल एक्सेट्रा। मेटा इथिक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। मेटा इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इथिक्स दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट्स। किस पे फोकस कर रहा है? इथिकल कॉन्सेप्ट्स पे, है ना। किसी की मॉरल वैल्यू उनके ही उसूलों से आती है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाई इथिकल वैल्यूज़ पे काम करते हैं। फोरेंसिक साइंस भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, आपको हाईली स्टैंडर्ड एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे फोरेंसिक साइंस एक ऐसा प्रोफेशन है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पे आपको हाईली इथिकल होना ही चाहिए। हालांकि दुनिया का हर एक प्रोफेशन इथिकल होना चाहिए, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आपको हाईली इथिकल होना पड़ता है। फोरेंसिक साइंस इज़ वन ऑफ दैट। और जब हम किसी के पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग पे या फिर एथिकल कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं तो वो मेटा एथिक्स के अंदर आता है। ओरिजिन, जस्टिफिकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, किसी के मॉरल प्रिंसिपल का ओरिजिन कैसे हो रहा है, जस्टिफिकेशन कैसे हो रहा है। मीनिंग ऑफ मॉरल लैंग्वेज, उनकी मॉरल लैंग्वेज की मीनिंग क्या है। इट डिवेल्व्स into question about the nature of morality itself rather than prescribing or evaluating specific moral actions, which is focus on normative ethics। से किसमें? अगर हम किसी पर्सन के मॉरल वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, उसके एक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो आएगा नॉर्मेटिव एथिक्स में। इसके अलावा और अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक सिचुएशन, जो कि अप्लाइड एथिक्स में आता है। ये सारे ना इथिक्स ही हैं। ये बिहेवियरल एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स सारे इथिक्स ही हैं। बट बिहेवियरल एथिक्स डिफरेंट एरिया पे फॉल करेगा, नॉर्मेटिव अलग एरिया पे फॉल करेगा। अप्लाइड जब आप अप्लाई करोगे रियल लाइफ सिचुएशन में तो वो अप्लाइड एथिक्स आ गया। बट किसी की कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना मेटा एथिक्स के अंदर आएगा। अगर हम समरी की बात करें तो बिहेवियरल एथिक्स क्या है? इट एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल बिहेव्स। हम सबका एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का ये उसूल होता है कि अगर कोई बेग कर रहा है, मतलब कोई भीख मांग रहा है, तो वो उन्हें पैसे नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों उनके बिहेवियर में ऐसा आ गया? क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा देख लिया है कि वो पैसे मांग के उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो नशे कर रहे हैं, हो सकता है कि वो
उन पैसों से अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कुछ भी अननेसेसरी चीज़ों में उन पैसों को यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये मेहनत करके भी कमा सकते हैं और ये मेहनत करके कमा नहीं रहे हैं, तो मैं इन्हें पैसे भीख पे नहीं दूंगा। ये उसका बिहेवियर हो सकता है। आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो कई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं एक्चुअली, जिनको बहुत ज़्यादा दया आती है एंड जैसे ही वो किसी को भी पैसे मांगते हुए देखते हैं, वो जल्दी से फटाफट से पैसे उनको दे देते हैं, या फिर उनको अगर उन्होंने ये बोल दिया कि हमने खाना नहीं खाया कई दिनों से, तो वो उन्हें पैसे दे देंगे एंड ऑल दैट। तो उनका क्या थिंकिंग होता है कि ओ हम कितने लकी हैं कि हमारे पास अच्छा घर है, अच्छे पेरेंट्स है, अच्छी लाइफ है, बट इन बेचारों के पास नहीं है, हम इनको कुछ पैसे दे देते हैं सो दैट ये कुछ अपनी मनपसंद की चीज़ें खा लेंगे, राइट। तो ये दो डिफरेंसेस है बिहेवियर में। अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखो तो वो आपका फ्रेंड भी गलत नहीं है जो पैसे नहीं देता है, एंड आपका वो फ्रेंड भी गलत नहीं है जो पैसे दे देता है। इन दोनों के बिहेवियर की बात है। जब कोई भी पर्सन जिस भी तरीके से बिहेव करता है, उनके एक इथिकल वैल्यूज़ होती हैं, इथिकल सिचुएशंस होती हैं, एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। अब दोनों का साइकोलॉजिकल फैक्टर भी तो अलग है, जो मैंने बताया आपके फ्रेंड ए और आपके फ्रेंड बी का, है ना। तो इसको हम बोलेंगे बिहेवियरल एथिक्स, जो आपके उसके बिहेवियर में दिखेगा। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? इट इज connected or concerned with the establishing moral norms and principle that guides ethical decision making and determining what is right and what is wrong। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम ए एंड बी की ही पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। लेट्स से ए का पर्सपेक्टिव ये है, लेट्स से मैं माइनस लिख देती हूँ मतलब इसने पैसे नहीं देने हैं, मैं इसको प्लस लिख देती हूँ मतलब इसने पैसे देने हैं। ए ने क्या करा, उसका ये राइट और रॉन्ग वाला डिसीजन कैसे बना, जिस टाइम पे जिस एक्सपीरियंस से उसका ये डिसीजन बन रहा है उसको हम बोलेंगे नॉर्मेटिव एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, उसने कभी पैसे दिए होंगे एंड उसकी आंखों के सामने ही उसने पैसे लिए, जो भीख मांग रहा है उसने पैसे लिए और वो जाके लेट्स से उसने अल्कोहल खरीदी और वो पीने लग गया, या फिर कोई भी चीप मीन्स ऑफ अब्यूजिंग सब्सटेंस लेट्स से, ठीक है। तो उसके सामने तो ए का परसेप्शन क्या बन गया कि पैसे देना ही गलत है, हम इनको दया करके पैसे देते हैं और ये क्या करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब उनके इथिकल स्टैंडर्ड्स बन रहे थे तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। जब बी के इथिकल स्टैंडर्ड्स बन रहे थे तो इसने कभी किसी को पैसे दिए होंगे, उस पैसों से उसने सच में कुछ खाने की चीज़ खरीदी होगी, अपने 4 बच्चों को भी दी होगी, तो इस वजह से उसका ये स्टैंडर्ड बना कि नहीं, उसने लिटरली किसी की हेल्प करी है, एंड इस वजह से जब भी कोई उससे पैसे मांगने आता है या फिर कोई उससे भीख मांगता है तो वो उसे पैसे दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाइड एथिक्स की अगर हम बात करें, इट डील्स विद द एप्लीकेशन। अप्लाइड में आपको समझ ही जाना है, अप्लाइड मीन्स हम रियल लाइफ सिचुएशन में उसे अप्लाई कर रहे हैं ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। जो आपके मॉरल प्रिंसिपल बने हैं, जो आपके बिहेवियर में झलकते हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस से बने हैं, आप उनको अप्लाई कर रहे हो रियल लाइफ सिचुएशन में, उसको हम बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स क्या है? इट एक्सप्लोर्स अंडरलाइंग नेचर, लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स। कि कॉन्सेप्ट क्या है उस इथिक का, लैंग्वेज क्या है, मतलब किस तरीके से आप उसे, लाइक परसेप्शन क्या है, उसका नेचर क्या है, एड्रेसिंग क्वेश्चंस अबाउट द फाउंडेशन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। हमने ये जो सारी चीज़ें, 3 चीज़ें एक स्टोरी से पढ़ी ना, कि आपका कोई एक फ्रेंड है जो लोगों को पैसे दे देता है और एक फ्रेंड है जो पैसे नहीं देता है। इन पूरी की पूरी चीज़ों को बैकग्राउंड स्टडी आप करो उनके बिहेवियर के बारे में, कि ऐसा है तो क्यों है, कब कब इसको किस तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए और इसके किस तरीके से इथिक्स बने हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें स्टडी करोगे वो मेटा इथिक्स में आता है। आई होप वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इज एडमिसिबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, सो इसका आंसर आपको ऑलरेडी दिख गया है, बट यहाँ पे मेरा कोई मकसद आंसर छुपाना नहीं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर्स, आपको कोई गेस वर्क नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न आ रहे हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टडी करने वाले हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर, किसका ओपिनियन? एग्जामिनर का ओपिनियन किसके रिगार्डिंग? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिगार्डिंग, एडमिसिबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, बेसिकली IEA जिसको हम बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं आपको अगर खूब सारे एविडेंसेस मिल गए हैं तो उन एविडेंसेस की वैसी ही वैल्यू रहेगी कोर्ट में,
है ना। जब आप कोर्ट में जाओगे एविडेंसेस को प्रेजेंट करोगे तो जो आपकी अपोनेंट पार्टी है उन एविडेंसेस को डिक्लाइन करने की कोशिश तो करेगी ही, राइट, क्योंकि केस तो उनको भी जीतना है। तो जब आपके एविडेंसेस प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से प्रोसेस हुए हो, अच्छी उसकी क्रेडिबिलिटी हो, आपने चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करी हो, तब जाके वो एडमिसिबल होता है। एंड एट टाइम्स एडमिसिबल नहीं होते अगर चेन ऑफ कस्टडी हैम्पर हो गई है, मतलब मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर उसकी प्रोसेसिंग सही से नहीं हुई है, या फिर इसके एविडेंसेस मिल गए हैं कि आपने लापरवाही से एविडेंसेस को हैंडल करा है। तो यहाँ पे हमेशा एक डाउट होता है कि हो सकता है कि एविडेंसेस मैनिपुलेट किए गए हों, तो इस वजह से एडमिसिबिलिटी की दिक्कत हो जाती है। कोर्ट बोलेगा कि भाई ये एडमिसिबल नहीं करेंगे, हम इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि हो सकता है कि इसके साथ छेड़छाड़ करी गई हो। तो ये जो एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी है ना, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कब कब करेगा कब कब नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट में वेरियस सेक्शंस में मेंशन्ड है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एक्सेप्ट कब होते हैं, एडमिसिबल कब होते हैं, अंडर सेक्शन 45A। यहाँ पे ए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि डील करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से। ओके, ओके, सो लेट्स गो थ्रू फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन 45A डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कौन कौन से सेक्शन और बताए हुए हैं, 49, 79A, 149। अब आपको पता है सेक्शन 45 डील्स विद एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन से डील करता है। अब यहाँ पे कौन सा एक्सपर्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लेट्स से डिजिटल फोरेंसिक्स का कोई एक्सपर्ट है। अब उसका ओपिनियन भी मैटर करता है, तो ओपिनियन वाले सेक्शन में तो आ गया, एक्सपर्ट ओपिनियन तो रहेगा, बट किसके ऊपर ओपिनियन ले रहे हैं हम, उस एक्सपर्ट का हम ओपिनियन ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पे। तो सेक्शन 45A डील्स विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। अब ये स्टेट क्या करता है, opinion of examiner of electronic evidences when in a proceeding, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग में, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any electronic or digital form. The opinion of the examiner of electronics evidence referred to the section 79A of Information Technology 2021 of 2000 which is a relevant fact। अब यहाँ पे देखो, आपको 79A भी यहाँ पे दिया हुआ है which is a section of IT Act, पर यहाँ IT एक्ट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी आपको ये पता है एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, जब कभी भी कोर्ट को किसी स्पेशल, लेट्स से स्पेशल मैंने इस वजह से बोला क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, XYZ कोई सा भी फील्ड हो सकता है जो कि लॉयर्स के एरिया की नहीं है, जो कि जजेस के एरिया की नहीं है, तो एक एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। यहाँ पे हम किस एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की। तो यही बोल रहा है जब कभी भी कोर्ट को या प्रोसीडिंग में किसी भी तरीके का ओपिनियन बनाना हो जो कि रिलेटेड है किसी भी तरीके का कंप्यूटर सोर्स से, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस से, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमारे ओपिनियन के लिए हमें हेल्प करे एंड विच इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। और ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 79A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता है। क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। दिस सेक्शन essentially allows the opinion of the examiner of electronic evidence as referred to in section 79A of IT Act to be admissible as a relevant evidence in the court। ठीक है, when it
pertains to electronic records and matters related to them. It recognizes and specialized knowledge of expertise required to deal with electronic evidences to provide legal framework to its admissibility in the legal proceedings. देखो, अगर सही सही सिचुएशन में आपको डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं तो सेक्शन 79A के अंदर, IT एक्ट के 79A के अंदर एक ये एडमिसिबल एविडेंस है जो कि कोर्ट में एक्सेप्टेबल भी होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई ओपिनियन बनेगी कोर्ट में तो वह सेक्शन 45A एक्सपोर्ट ओपिनियन के अंदर बनेगी, जो कि डील करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Protection of life and personal liability is providing under which of the following article of Indian Constitution? बहुत ज़्यादा easy इसका आंसर है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मैंने लाइबिलिटी बोल दिया था गलती से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर्सनल लिबर्टी विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ना कुछ फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। हम एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ उस देश के लॉ से ही बाउंड कर सकते हैं, पर उसकी ज़िंदगी जीने की जो जो उसकी ज़िंदगी जीने का जो हक है वो हम उससे नहीं छीन सकते। उसकी पर्सनल लिबर्टी, उसकी आज़ादी हम उससे नहीं छीन सकते। आपने कई बार लोगों के मुझसे सुना होगा कि एक आज़ाद देश है और हम आज़ाद देश के नागरिक हैं जिसकी आज़ादी हमें मिलती है। हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी पर्सन को बाउंड करते हैं उस देश के लॉ से, इसके अलावा हम उनको बाउंड नहीं कर सकते कि लेट्स से आपको एक सर्टन प्रोफेशन फॉलो करना है या सर्टन रिलीजन फॉलो करना है या सर्टन वे में आपको रहना है, एक अलग तरीके के घर में रहना है, इस तरीके से आप किसी को भी बाउंड नहीं कर सकते। This article is one of the fundamental rights which is guaranteed by the Indian Constitution, as I said कि ये fundamental rights के अंदर आता है। It ensures that every person has right to life. Of course हर एक person के पास right है life का, and personal liberty which cannot be taken away ऐसे ही arbitrarily. It means that the state cannot deprive a person of their life or personal liberty except through the लॉफुल एंड फेयर मीन्स। एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, लेट्स से इंडिविजुअल इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। एग्जाम्पल देख लो, एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आर्टिकल 21 इंश्योर्स दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड आइडेंटिफाइली और सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और अदर फॉर्म्स ऑफ इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर पुलिस किसी एक पर्सन को अरेस्ट भी करती है तो उनके पास कोई राइट नहीं है कि बिना किसी रीज़न के उसको टॉर्चर किया जाए, उसको बुरी तरीके से बिहेव किया जाए, उसके साथ इनह्यूमन बिहेवियर रखा जाए। इंस्टेड दे हैव द राइट to due process which includes being informed of the reasons for their arrest. In fact उस person को बताना पड़ेगा कि भाई आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। Having the right to legal counsel and being presented before magistrate within 24 hours of arrest. उसके पास एक लीगल काउंसिल का राइट भी है और मजिस्ट्रेट के सामने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट करना ही है। The protection under Article 21 ensures that the person's personal liberty is respected and that they are not arbitrarily deprived of their freedom. ठीक है, let's move to the next question, which is question number 4. In the year 1953 में एक हमारे डच फिजिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। किसके इन्वेंशन के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए? माइक्रोस्कोप के लिए। तो बहुत इजी स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 which is phase contrast microscope. phase contrast microscope डच फिजिस्ट फ्रिट्ज ज़र्निक ने क्या करा था? इन्वेंट करा था, डेवलप करा था, और इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1953 में। अब देखो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप की कॉन्सेप्ट, माइक्रोस्कोप एरिया से क्वेश्चन आया है, आपको फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साइंटिस्ट का नाम क्या है। ये पूछा जा सकता है कि XYZ साइंटिस्ट ने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कौन से ईयर में नोबेल प्राइज उसके लिए जीता था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इस गिवन ईयर में, जो कि ये क्वेश्चन आया सेम, कि कौन सा माइक्रोस्कोप। तो ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जिसपे हम ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते थे, देख सकते थे बिना किसी
डार्क डाइज के बिना, ठीक है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टेक्निक दैट एनहांसेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्पेसिमेंस. It is particularly useful for observing living cells and other samples that would be difficult to see without traditional bright field microscope. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनल्स हैं, ऐसे भी सेल्स होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होंगी या ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस होती थी, तो उनको देखने के लिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है ये माइक्रोस्कोप, जो कि लिविंग सेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता. दिस इन्वेंशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट ग्रेटली इम्प्रूव्स विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस विदाउट नीड ऑफ एनी स्टेनिंग. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. वन ऑफ द की application of phase contrast microscope in the field of microbiology is to researchers and scientists use this type of microscope to study living microorganisms such as bacteria and cells in their natural state without any need of chemical staining that could alter their properties. This advancement in microscopy has been invaluable in various scientific एंड मेडिकल रिसर्च एरियाज. अब थोड़ा सा फ्रिट्ज जर्निंग के बारे में जान लेते हैं. ही वॉज अ डच फिजिस्ट हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स एंड माइक्रोस्कोपी. ही वॉज बोर्न ऑन 16th 1888 in Amsterdam, Netherlands. He passed away on March 10th 1966. He is best known for his invention for phase contrast microscope for which he was awarded Nobel Prize in 1953. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th. ब्रॉड बैंड कपलिंग, गेटेड कपलिंग, pulsed coupling are associated with which of the following under mentioned instrument? तो ब्रॉड बैंड कपलिंग, गेटेड कपलिंग, पल्स्ड कपलिंग, ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ किए जाते हैं? तो FTIR में, MS में, 13C NMR में या MEKC में. ठीक, broadband decoupling, gated decoupling, pulsed decoupling are associated with NMR. किससे? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. सो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, NMR में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में ब्रॉडबैंड डीकपलिंग, गेटेड डीकपलिंग, पल्स डीकपलिंग, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं स्पेशली विद NMR इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर केमिकल एनालिसिस. दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज आंसर 3, 13C NMR. दिस टेक्निक आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी and it is manipulative and simplify NMR spectra, that is nuclear magnetic resonance spectra, making it easier to interpret, analyze the chemical structure. इसी वजह से हम इसे फोरेंसिक आइडेंटिफिकेशन, फोरेंसिक एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन, एलिमेंटल आइडेंटिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं. दे आर नॉट एसोसिएटेड विद FTIR और MS और MEKC, दैट इज माइक्रो इमल्शन इलेक्ट्रोकाइनेटिक क्रोमेटोग्राफी. तो ये सारे आंसर्स इसके नहीं हैं. ओके, सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर UGC नेट फॉरेंसिक साइंस एंड फॉर UGC नेट क्रिमिनोलॉजी. सो हम फॉरेंसिक साइंस से डील कर रहे हैं, तो आई विल टॉक अबाउट फॉरेंसिक साइंस. फॉरेंसिक साइंस के 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर कोर्स और स्टडी मटेरियल कोर्स. सो वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, PDF नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स के. तो ये आपको एक्सप्लेनेशन सॉल्व दोनों मिल जाएंगे. मॉक टेस्ट आपको 150 क्वेश्चंस के मिलेंगे जो कि आप टेस्ट दोगे हमारे ऐप पे. टाइमर चलता रहेगा, जैसे कि CBT होता है ना आपका टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसे ही सेम आपको वैसे ही सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसे ही आप स्टिमुलेशन में टेस्ट दोगे. यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, मतलब पेपर 1 के 10 यूनिट के टेस्ट एंड पेपर 2 के 10 यूनिट्स के टेस्ट. तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इंक्लूडेड है हमारे कोर्स में. ये कंप्लीट UGC नेट प्रिपरेशन कोर्स है जो कि आपके हर एक एरिया को कवर करेगी. कोई अदर बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अदर रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे एक चीज़ में इंक्लूड कर रहे हैं
सारे एक्सप्लेनेशंस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ नोट जो हमारे बनाए पीडीएफ नोट्स हैं, आप कोई भी बुक रेफ़र नहीं करोगे तो भी इट्स 100% सफिशिएंट। यूनिट टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस सेट इन क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। सो आपका जेआरएफ क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका नेट क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेज। ऐप में अवेलेबल है, ये हमारी एप्लीकेशन की लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ोन में ही करनी है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइजा, ट्रिपल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, डिसोसिएशन एनहांस्ड लैंथेनाइट फ्लोरेसेंस इम्यूनोएसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइजा विच इज़ ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एलाइजा। ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन लगा जब मैं इसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही थी। सो बहुत जगह कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा था, बट द मोस्ट सूटेबल आंसर आई गेट इज डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलाइजा, जो कि इनडायरेक्ट एलाइजा है। एलाइजा का फुल फॉर्म आप सभी को पता ही होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। इट इज़ अ डबल एंटीबॉडी सैंडविच ऐसे, जो कि होता है इनडायरेक्ट, द टारगेट एंटीजन इज कैप्चर्ड बाय द इमोबलाइज्ड एंटीबॉडी, है ना। लेट्स से ये हमारा है, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज इमोबलाइज्ड है और हमारे क्या करती है, ये हमारी टारगेट एंटीजन को कैप्चर ये करती है ऑन द सर्फेस ऑफ एलाइजा प्लेट। लेट्स से ये एलाइजा प्लेट की सरफेस है और यहाँ पे ही एंटीजन्स कैप्चर होंगे, जो कि क्या होंगे, टारगेटेड होंगे। एंड अनदर एंटीबॉडी टिपिकली लेबल्ड विद एंजाइम विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द कैप्चर्ड एंटीजन। और ये जो एंटीबॉडीज़ और हैं, सैंडविच रहता है ना, ये जो दूसरी एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं, एंजाइम लिंक्ड होती हैं, ऑलरेडी एंजाइम लिंक्ड है, जो कि हमारे कैप्चर्ड एंटीजन को डिटेक्ट करेगी। दिस फॉर्मेट इज ऑफर रेफर्ड एज इनडायरेक्ट बिकॉज इट इनडायरेक्टली मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ टारगेट एंटीजन बाय यूजिंग सेकेंडरी एंटीबॉडी टू डिटेक्ट इट, है ना। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो ऑलरेडी एंजाइम्ड लेबल्ड है, वही ही तो आपको बताएगी कि XYZ अमाउंट में आपकी टारगेट एंटीजन प्रेजेंट है आपके सैंपल में। The other options which is mentioned, triple antibody, sandwich ELISA, etc., are not typically referred as indirect ELISA method. Competitive ELISA is a different format of ELISA altogether, where labeled sample of antigen complete for the binding to a laminated amount of immobilized antibody. ये हमने कई सारे लेक्चर में भी डिस्कस करा है, अगर आपने नहीं अटेंड करा है तो आप वो कवर कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए लोकाई। डीएनए लोकाई क्या होता है, पर्टिकुलर लोकेशन which DNA loci which is relatively smaller in size and amenable to amplification by PCR are referred to as। so DNA loci की बात कर रहे हैं, मतलब एक specific location which is relatively smaller in size, क्या है, स्मॉलर इन साइज एंड अमीनेबल। अमीनेबल का मतलब होता है ट्रैकेबल, आई गेस उसको आप ट्रैक कर सकते हो बाय पीसीआर। पीसीआर से आप उसको ट्रैक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रैकेबल, एबल टू ट्रैक, ठीक है। नाउ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमार्कर्स एंड VNTRs। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट तो होते हैं STRC, तो STRC इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शॉर्ट tandem repeats are the DNA loci which is relatively smaller and trackable to PCR। PCR ट्रैक कर लेता है ना STR को, तो STR is the करेक्ट आंसर। शॉर्ट tandem repeats, थोड़ा समझ लो व्हाट इज शॉर्ट tandem repeats। इट इज माइक्रो सैटेलाइट, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बेस पेयर्स के रिपीट होते हैं। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ DNA विच कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट रिपीट मॉर्फिड, यूजुअली 2 से 6 बेस पेयर ये लेंथ के होते हैं, विच रिप्रेजेंट इन अ टेंडम, मतलब वही सेम 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 क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। दिस रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑकर थ्रू आउट द ह्यूमन जीनोम एंड हाईली पॉलीमॉर्फिक, दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक। पॉलीफॉर्मिक मतलब अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, विच मीन्स दे वेरी नंबर ऑफ रिपीट एंड पर्सन टू पर्सन। तो ये कनेक्ट करते हैं, पेरेंटेज टेस्टिंग में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा, आई मीन पेरेंट्स में जैसे STRs है वैसे ही STRs बच्चों में भी होते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू पेरेंटेज टेस्टिंग और यूजुअली ये मेल पर्सन में हम ट्रैक करते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन है तो उसके डैड को अगर डिटेक्ट करना है तो दिस
technique is used extensively. This polymorphism makes STRs variable for DNA profiling and forensic analysis. PCR के बारे में जान लो. It is a technique to amplify the DNA sequence and it is particularly well suited to amplify STRs because of their short length. इसी वजह से हमको उसको amplify करना होता है ताकि हम अच्छे से उसे क्या कर सके, analyze कर सके by targeting or amplifying specific STR loci using PCR. Forensic scientists and geneticists can generate DNA profiles for individuals which are useful in various applications including criminal investigation and paternity testing. ठीक है. The other mentioned options, for example amplified fragment length polymorphism VNTRs, do not specifically refer to the relatively स्मॉलर PSER एम्पलीफाइबल DNA लोकी एक्सेट्रा. इस वजह से वो सही आंसर नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द मॉडल DNA बोल रही थी. द मॉडल विच स्टेट्स दैट देयर इज अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन allele frequency and genotype frequency at a single locus is called as linkage equilibrium, dynamic equilibrium, Hardy-Weinberg equilibrium and partition equilibrium. तो क्या हम बोल रहे हैं, एक ऐसा मॉडल जो ये बोलता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी किसी एक सिंगल लोकस में. तो वो क्या है, वो है हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम. बहुत ज़्यादा फेमस, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है. इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम सर्टन फैक्टर्स को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो अलील की फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी सिंगल लोकस में सेम होगी. क्या बोला था इन्होंने, सेम होगी, कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को तो कांस्टेंट कर दिया. तो ये तो आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना ही सकते हो. तो दैट इज व्हाट हार्डी विम्बर्ग इक्विलिब्रियम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो इस इक्विलिब्रियम का. इसी वजह से तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सकता है, नहीं तो नहीं होता ना. यूजुअली इक्विलिब्रियम क्रिएट म्यूटेशंस आते हैं, इवोल्यूशन भी हो रहा है, सो सर्टेन चेंजेस तो डिफरेंसेस आते ही हैं, right? Hardy-Weinberg equilibrium is a fundamental concept in population genetics that serves as a null hypothesis for understanding the genetic factor. It is kind of a null hypothesis. allele और genotype frequency के लिए उन्होंने बोला था कि how genetic factors can change or remain stable in a population over time. This equilibrium model assumes following conditions. क्या उन्होंने बोला था कि अगर म्यूटेशन कांस्टेंट कर दो, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की रैंडम मीटिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से एक इक्विलिब्रियम बना रहेगा आपके किसमें, आपकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी में. क्योंकि म्यूटेशन होगा तभी चेंज होंगे, जब म्यूटेशन हो ही नहीं रहा है. अलील फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज ड्यू टू म्यूटेशन. अगर म्यूटेशन होगा तो अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो चेंज नहीं होगी, है ना. नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन दी अलील्स. नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत ही फंडामेंटल फिनोमेना है. अगर हम उसको भी कांस्टेंट कर दें या किसी भी तरीके का कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हर तरीके के जो जीनोटाइप है वो सेम होंगे, मतलब सभी फिट है, तो सभी सर्वाइव कर जाएंगे. अलील फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी. नो माइग्रेशन, किसी भी तरीके का माइग्रेशन नहीं हो रहा है इंडिविजुअल्स का, ना ही कोई आ रहा है पॉपुलेशन में, ना ही कोई पॉपुलेशन से बाहर जा रहा है. तो इस केस में किसी भी तरीके का कोई न्यू अलील इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहा ना. जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसमें ना तो कोई इनकमिंग है ना तो कोई आउटगोइंग है, तो कोई चेंज भी नहीं होगा. फिर no random mating. Individuals in a population mate randomly with respect to their genotype. अगर किसी भी तरीके की रैंडम मीटिंग नहीं हो रही है तो फिर तो एक इक्विलिब्रियम बन ही जाएगा. दैट्स व्हाट दिस इक्विलिब्रियम से लार्ज पॉपुलेशन साइज. ठीक है, अगर आपका द पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस कैन लीड टू अ रैंडम fluctuations in allele frequency in small population. ठीक है, सो लार्ज पॉपुलेशन साइज भी इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हार्डी-वेइनबर्ग सर ने क्या करा था, कांस्टेंट करा था. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. ग्लाइकोप्रोटीन P30 रिप्रेजेंट इन सीमेन, सलाइवा, स्वेट एंड ब्लड. तो बहुत ईजी स्ट्रेट क्वेश्चन है. इट इज प्रेजेंट इन सीमेन. ठीक है, P30 किस में प्रेजेंट होता है, सीमेन में प्रेजेंट होता है. P300 एक वेव होती है जो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में होती है. ठीक है, तो ये याद रखना है. P300 रिलेटेड टू ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, P30 ठीक है उसको हम बोलेंगे सीमेन का
एक तरीके का प्रोटीन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन P30 इज ऑल्सो नोन एज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसे हम कहते हैं PSA, एंड इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स. इट इज़ प्राइमरीली फाउंड इन द सीमेन बट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन अदर बॉडी फ्लूइड्स, अगर वो सीक्रीटर्स हुए तो. मैंने सीक्रीटर्स नॉन सीक्रीटर्स के बारे में भी पढ़ाया, अगर सीक्रीटर्स हुए तो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड में भी ये एंटीजन्स रिलीज हो जाते हैं. तो इसी वजह से अगर कोई सीक्रीटर पर्सन है तो ब्लड में भी, यूरिन में भी, और अदर बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग सलाइवा, इंक्लूडिंग स्वेट, सब में ये P30 रिलीज होगा. इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ in the presence of semen, highly specific है related to semen. PSA plays a very important role in liquefying semen and it ensures sperm can swim freely. It also widely used as a biomarker to prostate health and diagnosis in the prostate related cancer. Even it is useful in detecting cancer. ठीक है. Elevated level of PSA in blood and it can be an indicator of prostate issues या प्रोस्टेट कैंसर का भी ये एक तरीके का मार्कर हो सकता है, इंक्लूडिंग प्रोस्टेट कैंसर. ऑल्दो फर्दर टेस्ट आर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर अ particular diagnosis. ठीक है. So this P30 is related with the semen identification. Question number 10, which of these is not used for the identification of saliva sample? Press test, amylase test, starch iodine test, फास्ट ब्लू टेस्ट. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, तो प्रेस टेस्ट, अमाइलेज टेस्ट, स्टार्च आयोडीन टेस्ट आर स्पेसिफिक विद सलाइवा. रह गया ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट आंसर है. ठीक है. दिस फास्ट ब्लू टेस्ट इज नॉट टिपिकली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सलाइवा. ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज़ होता है आपके सीमेन आइडेंटिफिकेशन के लिए. एंजाइम एसिड फॉस्फेटेस को ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है. दिस टेस्ट इज मोर रेलेवेंट फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व्स सेक्शुअल असॉल्ट केसेस. तो हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 to 20. 10 क्वेश्चंस का हम बैच बना लेते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल. अगर हेल्पफुल रहा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो लाइक करोगे तभी समझ में आएगा, और मैं ऐसी ही वीडियोस और अपलोड करूँगी हमारे चैनल में. सो इफ़ इंटरेस्टेड यू गाइज कैन जॉइन आवर UGC नेट फॉरेंसिक साइंस क्लासेस अवेलेबल इन आवर ऑफिशियल एप्लीकेशन. आप अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. एंड वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, वीडियो लेक्चर और PDF. अगर आपको PDF स्टडी मटेरियल कोर्स चाहिए सो वीडियो लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स एक्सक्लूड करके सारी चीज़ें उसमें भी अवेलेबल हैं. सो डू जॉइन दैट इफ़ यू रिक्वायर दैट कोर्स. पेपर 1 पेपर 2 कवर करेंगे हम, सारे के सारे यूनिट्स कवर करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स and see you guys in the next video with another questions which we will solve in upcoming classes. Thank you. Bye.